गश्त लगाते समय उस महिला पुलिस ऑफिसर को अचानक बहुत सारे पैसों भरा एक बॉक्स मिला। वह उस आदमी से यह पूछने ही वाली थी कि यह पैसा कहां से आया, तभी दूर से एक एसयूवी तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आने लगी। एसयूवी से उतरे बड़े बड़े आदमी बिना कुछ बोले उस दिशा में गोलियां चलाने लगे। गोलीबारी देखकर महिला पुलिस ऑफिसर डर गई और जल्दी से अपनी कार में बैठ गई, लेकिन लग रहा था कि उनका लक्ष्य वह महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थी और इस डर के माहौल में वह आदमी मौका देखकर सीधा उसकी कार में चढ़ गया। तभी पुलिस ऑफिसर को समझ आया कि यह सारी खतरनाक घटना उस पैसों वाले बॉक्स से ही जुड़ी हुई है। वह सोचने लगी कि इन पैसों में आखिर कौन सा गलत और खतरनाक सौदा छिपा हुआ है और यह आदमी आखिर कौन सा बड़ा राज छुपा रहा है। यह समझने के लिए हमें कहानी को 5 महीने पीछे ले जाना पड़ेगा। शहर के बीच रात में फ्रैंक नाम का आदमी चोरी छिपे एक गिरवी शॉप में घुस गया, लेकिन उसे कोई सौदा जल्दी में नहीं करना था। उसने पहले दुकान को ध्यान से देखा, फिर बहुत खूबसूरती से बनी एक घड़ी आगे बढ़ाई। दुकान के मालिक ने वह घड़ी तुरंत जांचने के लिए ले ली, पर घड़ी नकली निकली। अच्छा ये था कि घड़ी की सुइयां अभी भी चल रही थीं। जब मालिक कीमत बताने के लिए ऊपर देखने लगा, उसने पाया कि फ्रैंक बिना किसी आवाज के गायब हो चुका था। कुछ देर बाद गोलीबारी की धुआं निकल चुका था और नकाब पहने लुटेरे दुकान में घुस आए। एक लुटेरे ने काउंटर उलट दिया, मालिक से चाबी छीनी और आसानी से उस लोहे के दरवाजे को खोल दिया जो नीचे बने सीक्रेट क्लब की तरफ जाता था। फिर 2 लुटेरे रस्सी से नीचे उतरे और नीचे एक गार्ड को तुरंत गोली मार दी। ऑलियर नीचे उतरते ही अपनी बंदूक निकालकर दीवार के किनारे किनारे सावधान होकर आगे बढ़ने लगा। वहां एक और गार्ड छिपा हुआ था। उस आखिरी गार्ड को भी चुपचाप हटा देने के बाद बाकी सारे लुटेरे नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच गए थे। अंधेरे गलियारों में झुककर चलते हुए हर कमरे में खोज रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई जरूरी चीज चाहिए थी। लुटेरों ने एक सूट पहनने वाले मैनेजर को घसीटते हुए बाहर निकाला। मैनेजर घबराकर बोला कि सब कुछ कल दोपहर ही कंपनी के मुख्य ऑफिस भेज दिया गया है। वह कह रहा था कि इतनी बड़ी मारपीट और लूट की जरूरत नहीं थी, लेकिन लुटेरों का नेता फ्रैंक उस पर भरोसा नहीं करता और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसकी माथे पर बंदूक लगने पर मैनेजर ने आखिर झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने मजबूरी में कहा कि उसके पास कुछ नहीं है और गलियारे के आखिर में बने चेंजिंग रूम की ओर इशारा किया। जब मैनेजर ने लॉकर खोला तो उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा छिपा हुआ था। लुटेरों की धमकी के कारण उसने अपने फिंगरप्रिंट से वह दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पीछे सच में एक ऐसी जगह थी जहां लाखों डॉलर रखे हुए थे। इतने पैसे देखकर जो अब तक शांत था, फ्रैंक खुशी से मुस्कुरा उठा। लुटेरों ने सारे पैसे बॉक्सों में भर लिए। मैनेजर ने उन्हें किसी बड़ी मुसीबत के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने उसे तुरंत गोली मार दी। जाते जाते फ्रैंक ने सभी गवाहों को एक तिजोरी जैसे कमरे में बंद किया, अंदर ग्रेनेड फेंका और शान से वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद लुटेरे पैसों से भरी कार लेकर एयरपोर्ट गए ताकि इस पैसे से एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। तभी लुटेरों का असली बड़ा बॉस रोमस अंधेरे में दिखाई दिया। इतनी आसानी से प्लान की गई चोरी देखकर रोमस उनकी तारीफ करने लगा, लेकिन अब उसे सबसे जरूरी लगा कि बहुत सावधानी रखी जाए ताकि कोई भी उनकी इस चोरी के बारे में ना जान सके और पैसे बांटकर जश्न मनाने से पहले कुछ समय इंतजार करना बेहतर है। अगली योजना बताकर रोमस ने अपने लोगों से कहा कि सारे पैसे विमान में रख दो और हर बॉक्स पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो। पैसे सुरक्षित तरीके से विमान में भेज दिए गए, लेकिन रास्ते में विमान को एक बड़ा बर्फीला तूफान का सामना करना पड़ा। इतने कठोर मौसम में विमान पर बिजली गिरी और वह तेज आग में जलने लगा। 5 महीने बाद हर्ली नाम का शिकारी अलास्का के जंगल में दिखा। हर्ली एक जमी हुई झील की सतह पर चल रहा था। वह रोज मछली पकड़कर और शिकार करके जीवन बिताता था। इस बार वह अपना मछली पकड़ने का जाल लेने आया था। जैसे ही वह जाल देखने बैठा, उसने दूर एक अजीब चीज देखी। उत्सुक होकर वह कुदाल लेकर वहां देखने गया। उसने देखा कि मोटी जमी हुई बर्फ के अंदर एक इंसान का आधा हाथ फंसा हुआ था। यह देखकर उसने कुदाल से बर्फ पर जोर से वार किया। जैसे ही छेद बना, पानी से एक जमी हुई लाश ऊपर आ गई, जिससे वह चौंक गया। अभी वह डर से हाँफ ही रहा था कि उसे पास एक काली चीज दिखाई दी। उसने उसे बाहर खींचा तो वह एक सुंदर सा लेपित बॉक्स था। उसने हथौड़ा उठाकर ताला जोर से तोड़ दिया। बॉक्स खोलते ही बहुत सारे पैसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। इतना पैसा था कि एक आम आदमी इसे पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। हर्ली झील के अंदर तक झांकने लगा। उसे दूर नीचे एक डूबा हुआ पैसे से भरा विमान भी दिखा। शाम को वह पूरा पैसा अपनी गुफा में ले आया।
अब वह सोच रहा था कि क्या उसे इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। इस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह पैसों वाला बॉक्स आगे चलकर एक बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत बन जाएगा। अगले दिन सुबह एक महिला पुलिस अधिकारी रोज की तरह गश्त करते हुए गाड़ी चला रही थी। उसकी नौकरी का पहला दिन था और घर से निकलते ही उसे कुछ ऐसे पर्यटक मिल गए जो जानबूझकर समस्या खड़ी कर रहे थे। वे लोग जमी हुई झील पर कार चलाना चाहते थे, लेकिन हाल की गर्मी के कारण बर्फ बहुत पतली थी। सिर्फ 4 फीट का फर्क और बहुत छोटी गलती भी कार को पानी में डुबोकर जान ले सकती थी। इसलिए पुलिस अधिकारी उन्हें सिर्फ चेतावनी दे सकती थी कि झील पर जाना मना है। लेकिन पर्यटकों ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और आखिर में उनकी कार बर्फ के गड्ढे में फंस गई। उन्होंने पिकअप ट्रक के पास जाकर उसका चक्कर लगाया, फिर पिकअप की डिक्की खोलकर रस्सी निकाली ताकि कार को खींच सके। पुलिस अधिकारी जैसे ही गाड़ी चलाकर पिकअप को खींचने वाली थी, उसने देखा कि हर्ली मछली पकड़ने वाला जाल और बर्फ काटने वाला टूल लेकर आ रहा है। उसके हाथ में सामान देखकर पुलिस अधिकारी ने उसे शिकार करने वाला आदमी समझ लिया। इसलिए उसने हर्ली को रुकने और अपना सामान चेक करवाने को कहा। चेक करने पर उसे वही कोटिंग लगा हुआ पैसों का डिब्बा मिल गया। ये देखकर पुलिस ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, यानी वह अब पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने हर्ली की पूरी तलाशी ली और देखा कि उसके पास कोई हथियार या खतरनाक चीज नहीं है। फिर उसने रेडियो पर पुलिस चीफ को सब कुछ बताया, लेकिन वह अपना संदेश पूरा नहीं बता पाई। तभी उसने दूर से एक गाड़ी के इंजन की बहुत तेज आवाज सुनी। एक काली एसयूवी तेजी से आती हुई उनके सामने आकर रुक गई। एसयूवी कार का दरवाजा खुला और उसमें से 3 ताकतवर आदमी बाहर निकले। ये वही लुटेरे थे जिनका लीडर फ्रैंक था। वे लोग उस पैसों वाले बॉक्स में लगे जीपीएस को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचे थे। कई महीनों से बॉक्स ढूंढते ढूंढते अब जाकर वे सही जगह तक पहुंच पाए थे। फ्रैंक ने कोई बात किए बिना सीधे पुलिस वाली ऐना के सिर पर बंदूक रख दी। उसने ऐना से कहा कि तुरंत बॉक्स और जो भी चीजें हैं वो उसे सौंप दो। फिर फ्रैंक ने अपने लोगों को पिकअप ट्रक की तलाशी लेने का आदेश दिया। उन्हें खोजते खोजते वह पैसों वाला बॉक्स कार के दरवाजे के अंदर मिला। फ्रैंक जानता था कि प्लेन में सिर्फ ये पैसे नहीं थे, बल्कि और भी पैसा है। इसलिए वह ऐना और हर्ली से पूछने लगा कि बाकी पैसों का क्या हुआ। पर ऐना को असल में ये नहीं मालूम था कि यह पैसा आया कहां से है। फ्रैंक इतना गुस्सा हो गया कि वो ऐना को गोली मारने ही वाला था। उसी खतरनाक पल में हर्ली दौड़कर आया और फ्रैंक से भिड़ गया। पास खड़ा एक पर्यटक भी मदद करने के लिए बंदूक निकालकर लड़ाई में शामिल हो गया। फ्रैंक बच नहीं पाया और उस पर्यटक की गोली उसके हाथ में जा लगी। इस मौके का फायदा उठाकर ऐना ने अपनी पिस्तौल निकाली और लुटेरों पर वापस गोली चलाई। हालात बिगड़ते देख ऐना जल्दी से पुलिस कार में बैठ गई ताकि भाग सके, लेकिन गाड़ी तेज करने ही वाली थी कि उसे याद आया कि कार अभी भी रस्सी से फंसे पिकअप से बंधी हुई है। तभी हर्ली भागकर पिकअप के पीछे गया और रस्सी खोल दी। फिर वह तुरंत पुलिस कार के पीछे जाकर बैठ गया। अचानक बिना उम्मीद के लुटेरों में से एक महिला जिसका नाम सेरेना था, गाड़ी के पीछे कूद गई, लेकिन हर्ली ने तुरंत उसे धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। गाड़ी की तेज रफ्तार और झटके से अपकेंद्रीय बल लगा, जिससे पैसों वाला कोटिंग किया हुआ बॉक्स बहुत दूर फेंका गया। सेरेना उस बॉक्स को पकड़ने के लिए पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन आखिर में बिल्कुल वह थोड़ा पीछे रह गई। वह बस इतना ही देख सकी कि बॉक्स झील में गिरा और नीचे डूब गया, और इस अफरा तफरी में हर्ली सफलतापूर्वक लुटेरों से बचकर निकल गया। लेकिन वह पर्यटक इतना किस्मत वाला नहीं निकला। लुटेरों ने उसे गोली मार दी और वह वहीं तुरंत मर गया। झील पर हर जगह फैले हुए पैसों को देखकर लुटेरे गुस्से और पागलपन में नियंत्रण खो बैठे। फ्रैंक रुका भी नहीं कि उसके हाथ में लगी गोली कैसी है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि ऐना और हर्ली का पीछा करो। वे देखते हैं कि एसयूवी कार के टायर पंक्चर थे। मजबूरी में फ्रैंक ने अपने दूसरे साथी ऑलियर को फोन किया कि वो तुरंत गाड़ी लेकर मदद के लिए आए। उधर ऐना और हर्ली जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी भगाते जा रहे थे। रास्ते में एनी हर्ली से पूछे बिना नहीं रह पाई कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। हर्ली ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसे कल मछली पकड़ते समय पैसों से भरा एक बॉक्स मिला था। उस बॉक्स के नीचे पानी में एक क्रैश्ड हवाई जहाज पड़ा हुआ था। उसे यह नहीं मालूम था कि उस विमान के अंदर और क्या क्या है, और फिर उसने तुरंत पुलिस चीफ को सारी बात बता दी। ऐना ने पुलिस प्रमुख से कहा कि तुरंत लोगों को झील पर भेजो, नहीं तो लुटेरे फोन कटते ही फिर से उन पर हमला कर देंगे। दोनों थोड़ा आगे जाकर रुककर आराम करने वाले थे, लेकिन ऐना ने नीचे मीटर देखा तो पता चला कि कार का पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है।
अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए दोनों कार वहीं छोड़कर पैदल चलने लगे। हर्ली यहाँ इस इलाके में 30 साल से रह रहा था। ऐना अच्छी तरह जानती थी कि इतनी ठंड में झील की बर्फ बहुत कमजोर हो जाती है और चलते समय किसी भी पल बर्फ पैरों के नीचे टूट सकती थी। सुरक्षा के लिए ऐना ने वही रस्सी ली जिससे पहले हर्ली बंधा था और उसने गाड़ी की सीट बेल्ट निकालकर दोनों के कमर में बांध दी ताकि वे एक दूसरे से जुड़े रहें, ताकि अगर उनमें से एक बर्फ में गिर जाए तो दूसरा तुरंत उसे खींचकर बचा सके। लेकिन ऐना और हर्ली को यह नहीं पता था कि लुटेरे उन्हें दूर से देख चुके थे। फ्रैंक ने अपने आदमियों को ऐना और हर्ली का पीछा करने के लिए भेज दिया। उसी समय फ्रैंक का एक आदमी जिसका नाम मेरिटिन था अचानक बोल पड़ा। उसने कहा कि हर्ली यहाँ का रहने वाला है, इसलिए वह इस इलाके को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। अगर वे दोनों का पीछा करने की कोशिश करते तो बर्फ पर चलते हुए उनको भी खतरा हो सकता था। लेकिन फ्रैंक को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बचे हुए पैसों को जल्द से जल्द ढूंढना। इसलिए उसने बिना सोचे समझे ड्राइवर को कहा कि पीछा जारी रखो। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, बर्फ इतनी पतली थी कि कार का वजन नहीं झेल सकी और ट्रक के पहिए सीधे बर्फ तोड़कर पानी में डूब गए। यह देखकर ड्राइवर एंड्रे घबरा गया। डूबती हुई कार देखकर उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बर्फ की वजह से अटक गया और खुला ही नहीं। लेकिन मेरिटिन इस इलाके में अनुभव रखता था। उसने एंड्रे को कहा कि धीरे धीरे पैसेंजर सीट की ओर जाओ। फिर मार्टिन ने अपनी कमर बेल्ट खोली और कार की ओर फेंकी। एंड्रे ने रस्सी का दूसरा सिरा जोर से पकड़ लिया। बाहर खड़े सभी 3 लोग एक साथ एंड्रे को खींचने लगे। आखिरकार वे एंड्रे को डूबने से बचाकर बाहर खींच लाए। बिल्कुल उसी समय जब कार पूरी तरह पानी में डूबने ही वाली थी, तभी ऑलियर भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। फ्रैंक ने समझ लिया कि इतनी पतली बर्फ पर गाड़ी चलाकर पीछा करना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने ऑलियर से कहा कि स्नोमोबाइल पर बैठकर उनका पीछा करो। उधर हर्ली और ऐना झील के किनारे तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस जगह की बर्फ और भी ज्यादा कमजोर थी। उन्हें पैरों के नीचे से बर्फ के क्रैक होने की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद ऑलियर स्नोमोबाइल से उन्हें पकड़ लिया। उसे तेजी से आता देखकर ऐना और हर्ली तेजी से भागने लगे और भागते भागते वे एक बहती हुई बर्फ की पट्टी पर चढ़ गए। आखिरकार वे किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। अच्छी बात यह थी कि यह जगह हर्ली के कैंप के काफी नजदीक थी। हर्ली तुरंत दौड़कर अपने टूल बॉक्स के पास गया और उसने अपने धनुष, तीर और जाल निकाल ली। इस हालात में वे सिर्फ इन पुराने जालों से ही पीछा करने वालों को रोक सकते थे, लेकिन ऑलियर ने दूर से ही उन्हें कुछ करते हुए देख लिया था। किस्मत से ऑलियर ध्यान से नहीं देख पाया और सीधा आगे बढ़ गया। उसे पता भी नहीं चला कि वे उसके लिए जाल लगा रहे हैं। उसने स्नोमोबाइल की स्पीड बढ़ाई और उनकी तरफ भागा। स्नोमोबाइल सीधे जाल से टकरा गया। ऑलियर कई मीटर दूर फेंक दिया गया। चोट लगने के बावजूद वह बंदूक की तरफ रेंगने लगा। हर्ली ने तुरंत बिना देरी तीर चला दिया। तीर सीधा ओरियन की जांघ में लगा। दोनों बर्फ पर एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई की मार बर्फ पर जोर जोर से पड़ रही थी। हर्ली ताकत में छोटा था, इसलिए ओरियन ने उसे नीचे दबा दिया। हर्ली ने ओरियन की जांघ में लगा तीर खींचकर निकालने की कोशिश की। फिर उसने वही तीर ओरियन के शरीर के दूसरे हिस्सों में घोंप दिया। ओरियन के दर्द में तड़पने का फायदा उठाकर हर्ली भागने लगा, लेकिन तभी बर्फ अचानक क्रैक की तेज आवाज के साथ टूटने लगी। हर्ली बच नहीं पाया और सीधे बर्फ टूटकर पानी में गिर गया। ओरियन हर्ली को मारने की कोशिश में पानी में हथियार मारता रहा। हर्ली कोने में फंसा हुआ था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए पानी में गहराई में छिप गया। जब ओरियन उसे ऊपर बर्फ पर नहीं देख पाता, तब हर्ली फिर से बर्फ के छेद के पास आकर मौके का इंतजार करता है। ओरियन को पता नहीं था कि हर्ली पीछे से आ रहा है। हर्ली ने पीछे से उसके सिर पर तेज दांतों वाला जानवर पकड़ने वाला जाल डाल दिया। जाल के स्टील के दांत बंद होते ही जोर से चीखा। उसकी खून की वजह से सफेद बर्फ तुरंत लाल हो गई। बहुत खून बहने की वजह से वह वहीं मर गया। यह देखकर ऐना तुरंत बर्फ के छेद की तरफ भागी। उसने कांपते हुए हर्ली को पानी से बाहर खींच लिया। दोनों समझ चुके थे कि इस जगह रुकना बहुत खतरनाक है, इसलिए दोनों सामान उठाकर जंगल की ओर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे भागे, फ्रैंक और उसके लोग स्नोमोबाइल पर वहां पहुंच गए। सेरेना नीचे उतरी और उसने थोड़ी दूर पर ताजा खून देखा। वह घबराकर वहां गई और देखा कि ओरियन मरा हुआ पड़ा है। उसके शव को देखकर सेरेना बेहोश होकर गिर गई। असल में सेरेना और ओरियन पति पत्नी थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतनी दर्दनाक तरीके से मरेगा। उसने आंसू पोंछे और कसम खाई कि वह हर्ली को मारकर बदला लेगी। फिर सब लोग बर्फ पर पैरों के निशानों को देखते हुए पहाड़ों की ओर उनका पीछा करने लगे। इस वक्त हर्ली और ऐना बहुत थक चुके थे। जंगल में चलते हुए उनकी रफ्तार कम हो रही थी, इसलिए जल्द ही लुटेरे उन्हें पकड़ते पकड़ते करीब पहुंच गए। सेरेना ने देखते ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी।
गोलियां बहुत करीब से उनके पास से निकल रही थीं। इस खतरनाक स्थिति में फ्रैंक ने उसे चिल्लाकर रोक दिया। फ्रैंक जानता था कि उनका असली मकसद पैसे वापस लेना है। अगर हर्ली मर गया तो वे उस क्रैश्ड विमान को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और विमान में रखे बाकी पैसों तक पहुंचना भी नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनकर सेरेना ने गुस्सा पी लिया और गोली मारना बंद कर दिया। फिर वे अपने बाकी लोगों के साथ और आगे पीछा करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि लुटेरे उनके पैरों के निशानों को देखकर उनका पीछा कर पा रहे थे। अगर वे ऐसे सीधा चलते रहे तो जरूर पकड़ लिए जाएंगे। इसीलिए ऐना हर्ली को लेकर पास की एक छोटी नदी में उतर गई। दोनों करीब 10 मिनट तक ठंडे पानी में चलते रहे ताकि निशान गायब हो जाए। पानी से निकलकर उन्होंने पेड़ की टहनियों से अपने पैरों के निशान मिटा दिए। जब लुटेरे नदी तक पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि सभी निशान मिट चुके थे। थोड़ी दूर चलकर वे एक खुली जगह पर पहुंचे। मैरिटिन को वहां आते ही कुछ अजीब लगा, लेकिन सेरेना गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कुछ सुन नहीं रही थी। मैरिटिन ने चेतावनी दी पर सेरेना उसे नजरअंदाज करके आगे चलती गई। लापरवाही से चलते हुए वह एक शिकारी के गड्ढे में गिर गई। असल में यह इलाका हर्ली का शिकार करने का स्थान था और यह गड्ढा उसी ने पहले शिकार के लिए बनाया था। उसने नहीं सोचा था कि यह जाल किसी इंसान के लिए खतरा बन जाएगा। सेरेना दर्द में चिल्ला उठी। यह देखकर बाकी लुटेरों ने पीछा रोककर उसे बाहर निकालने में मदद की। आगे उन्हें एक लकड़ी का खाली घर मिला जहां वे सेरेना के घाव का इलाज करने लगे। तभी जब वे दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे, दूर से एक कार आती दिखी। देखने पर पता चला कि वह खुद उनका बड़ा बॉस रोमस था। उसकी रिपोर्ट सुनकर उसने हर्ली और ऐना से बदला लेने की कसम खाई, पर अभी वे दूसरे के इलाके में थे। बिना योजना के यहां हमला करना खुद को मरवाना होता, इसलिए उन्हें दिमाग से खेल जीतने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन उससे पहले बॉस को अपनी टीम के गद्दार को संभालना था। पता चला कि पीटर नाम का आदमी शुरू से ही $1,00,000 चुराकर भाग गया था। बाद में उसका साथी शराब में सच बोल गया कि प्लान पीटर का था। यह सुनकर रोमस ने उसके साथी की जीभ काट दी। यह देखकर पीटर डर से कांपने लगा, लेकिन रोमस तो गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। उसने खंजर निकाला और पीटर को मारता रहा। उसी समय हर्ली को जंगल में एक छिपने की सुरक्षित जगह मिली। इस समय हर्ली लगभग बेहोशी की हालत में थक चुका था। अगर उसे जल्दी गर्मी नहीं मिली तो वह मर सकता था। इसलिए ऐना ने मजबूरी में हर्ली के गीले कपड़े उतार दिए और उसे गर्म रखने के लिए अपनी जैकेट उसे पहना दी। दोनों थोड़ी देर बातें करने लगे। हर्ली ने बताया कि उसकी बीवी और बेटी दोनों मर गई थीं, इसलिए वह टूट चुका था। थोड़ा आराम करके दोनों फिर से आगे निकल पड़े। रास्ते में उसके कुछ पुराने दोस्त मिल गए और इस तरह उनकी टीम 2 से बढ़कर 6 हो गई। बुजुर्ग ओनी ने बताया कि इस झील के नीचे पहले जंगल था। बर्फ पर जो हवा के बुलबुले दिखते हैं वे मीथेन गैस हैं जो बहुत खतरनाक हैं, इसलिए चलते समय बहुत सावधानी चाहिए थी। सुबह होते होते वे बर्फीले गांव पहुंच गए और उन्होंने स्थानीय पुलिस चीफ कोरी को बुला लिया। कोरी ने आते ही पूछा, वह विमान कहाँ है? यह सुनकर ऐना समझ गई कि चीफ ने कुछ सुना ही नहीं। वह गलत बोल गया था। इसका मतलब साफ था, चीफ को लुटेरों ने पहले ही खरीद लिया था। चीफ ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन ऐना और बाकी लोग उसके लालच में नहीं आए। चीफ गुस्से से पागल होकर बंदूक निकालकर उन्हें धमकाने लगा। मजबूरी में ऐना और हर्ली को उसके साथ बैठना पड़ा। हर्ली ने बताया कि उसके बैग में जीपीएस डिवाइस है और जीपीएस से विमान की लोकेशन पता की जा सकती है। लोकेशन के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता था कि विमान कहाँ मौजूद है। यह सुनते ही चीफ बहुत उत्सुक हो गया और तुरंत बैग में हाथ डालकर ट्रैकर ढूंढने लगा। अचानक चीफ हर्ली के पहले से लगाए गए जाल में फंस गया। दूर से दूरबीन में इस घटना को देखकर उसने अपने लोगों को उलटी पड़ी कार की तरफ भेजा। इसी दौरान हर्ली कार से बाहर आता है और देखता है कि चीफ जमीन पर गिरा है लेकिन हंस रहा है। हर्ली उसे पकड़ने बढ़ा, लेकिन चीफ अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने दोनों पर गोली चलाई। चीफ ने बंदूक हर्ली की तरफ सीधी की ही थी कि दूर से एक गोली चली और चीफ के माथे में लग गई। असल में यह गोली फ्रैंक और सेरेना ने चलाई थी, जो समय पर आ गए थे। डर रहे थे कि चीफ गुस्से में हर्ली को मार देगा और ऐसा होता तो उन्हें पैसे कभी नहीं मिलते। मतलब उनके लिए सिर्फ हर्ली ही काम का इंसान था। इसलिए रोमस ने मैरिटिन को इशारा किया कि पहले वह हर्ली को संभाले, लेकिन मैरिटिन को हाल की मौतें याद थीं और उसका ज़मीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। इसलिए उसने बंदूक रोमस पर तान दी और बोला कि तू खुद इस समस्या को हल कर ले। रोमस को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं था और सबके सामने अपमान तो वह बिल्कुल सह नहीं सकता था। गुस्से में उसने मैरिटिन पर गोली चला दी। मैरिटिन को गोली लगते ही वह गिर गया, जिसके लिए उसने सालों काम किया। उसे इतना निर्दयी देखकर उसने झट से लाइटर निकाला और रोमस के पैरों पर फेंक दिया।
बर्फ के नीचे मीथेन गैस जमा थी और आग लगते ही वो गैस तेजी से भड़क गई। रोमस बीच में फंस गया और घबराहट में घूमने लगा। अंत में रोमस आग के गोले की तरह जल उठा। इस हंगामे में हर्ली गाड़ी रोककर किनारे की तरफ भागा, लेकिन वह राहत की सांस ले भी नहीं पाया था कि उसे पता चला उसका साथी गायब हो गया था। तभी गोदाम से किसी की मदद की आवाज आई। हर्ली थकान में भी अंदर भागा और देखा कि फ्रैंक किसी को बंदूक दिखा रहा है। फ्रैंक चाहता था कि हर्ली उन्हें क्रैश्ड प्लेन तक ले जाए। अचानक पीछे से कोई उनके बीच आ टकराया। हर्ली ने हमला किया, लेकिन फ्रैंक ज्यादा ताकतवर था। फ्रैंक को पीछे से कोई मारता है। दोनों यहां से भागने वाले थे, लेकिन फ्रैंक उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों फिर भिड़ जाते हैं। तभी समय रहते दूसरा साथी आकर मदद करता है और दोनों मिलकर फ्रैंक को हरा देते हैं। वह क्रैश प्लेन से सारा पैसा निकालकर किनारे पर लाते हैं। हर्ली ने पैसा रखने के बजाय गांव वालों को दे दिए। यह उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।